पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। आज हम बातचीत करेंगे हरियाणा के एफसीआर जो एसीएस भी हैं विभाग के संजीव कौशल जी उनसे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद धरनी साहब। सर, जो सेक्शन 7A में पिछले दिनों इंक्वायरियाँ शुरू हुई थी उसमें कई कमिश्नर्स को इसमें कहा गया था अपने अपने एरिया में जो भी उनको जानकारियाँ मिलें उसकी जाँच करके रिपोर्ट देने की, तो उसमें कहाँ तक जाँच पहुँची है? कितने कमिश्नरों ने अभी तक रिपोर्ट दी है? धरनी साहब, 6 डिविजन्स हैं हमारे प्रदेश में। 6 के 6 डिविजनल कमिश्नर्स को कहा गया था कि 3 साल पीछे से लेके वो इंक्वायरियां करें कि क्या सेक्शन 7 अर्बन एरियाज़ एक्ट की कोई उल्लंघना हुई हो किसी भी रजिस्ट्रेशन ऑफ डीड्स में, तो उसके बारे में वो रिपोर्ट दें और ये भी बताएं कि कौन व्यक्ति, कौन अधिकारी इसके लिए जिनका कमी रही है, इसमें उल्लंघना की है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। तो वो हमारे पास रिपोर्ट्स तो आ गई हैं सबकी। 3 डिविजनल कमिश्नर्स की रिपोर्ट्स तो पूरी हैं, उनमें हमें लगता है कि वो पूरी तरह से रिपोर्ट्स आ गई हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इसी तरह से 3 डिविजनल कमिश्नर्स की कमियों में, हालांकि हमने पहले उनको सुझाव दिया था, लेकिन उसमें थोड़ी कमियां हैं। इसके लिए हमने अपनी टीम्स यहाँ हेड ऑफिस से बना के अब उन डिविजन्स में भेजी हैं और आशा करता हूँ मैं कि 1 सप्ताह में वो कमियां भी पूरी करके वो कंप्लीट करके इंक्वायरियां हमारे पास रिपोर्टें आ जाएंगी। सर, जो आपने यहाँ से इंक्वायरी टीम बनाकर भेजी है किस तरह की है और उसमें कौन कौन शामिल है? उसको असल में जो लीड कर रहे हैं वो स्पेशल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर करते हैं और उसमें हमारे चीफ स्टैम्प ऑडिटर हैं एक, वो उसमें होंगे। इसके अलावा सुपरिंटेंडेंट लेवल के हैं आदमी, असिस्टेंट भी 1 या 2 होंगे। तो अलग अलग लेवल के हैं, लेकिन उसकी सुपरविजन जो है वो स्पेशल सेक्रेटरी लेवल पे हो रही है। सर, जो प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए जो 3 कमिश्नर की रिपोर्ट आपको अभी तक मिली उसमें किस प्रकार की खामियों की तरफ इशारा किया जा सकता है? धरनी साहब, शिकायत तो बेसिकली यही है कि धारा 7 की उल्लंघना है। उसका मतलब आज के दिन अगर देखें तो 1 एकड़ से कम की अगर ज़मीन है तो उसकी सेल, उसकी रजिस्ट्रेशन अगर हुई हो तो वो उल्लंघना है। तो वो 1 एकड़ से ज़्यादा का रकबा ही हो सकता है इस तरह की सेक्शन 7 में नोटिफाइड एरिया जो होता है। पहले ये कानून था, उसमें पूरा एकड़ नहीं था, आधा एकड़ बैठता था। दूसरा, ये उल्लंघना उसमें इस तरह से भी है कि कई जगह पर ये भी पता लगा है शिकायत के अनुसार कि हमारे कुछ रेवेन्यू के अधिकारियों ने गिरदावरी में दिखा दिया कि गैर मुमकिन तामीरात हैं वहाँ पर, मतलब गैर मुमकिन मकान हैं या कुछ कंस्ट्रक्शन है, इसलिए वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, इसलिए उसकी रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दी जाए। और कर दी उन्होंने, जो कि नहीं ठीक काम था और वो एक उल्लंघना थी सेक्शन 7 की। कुछ में ये भी आया कि जी जो रजिस्ट्रेशन के वक्त हमारी प्रक्रिया है कि जो विक्रय करता है और जो ख़रीदने वाला है उनकी फ़ोटोज़ भी उसमें आनी चाहिए। वो फ़ोटो कैमरे से नहीं, वहाँ पे निर्धारित जगह पर, वो कई जगह पर उन्होंने अपने सेल फ़ोन के कैमरा से भी लगाई। तो कुछ अलग अलग किस्म की शिकायतें हैं, उन सभी की जांच हो रही है जैसा मैंने बताया, और जब इसके बारे में पूरा फैसला होगा तो मैं आपसे साझा करूँगा। तो सर, इसमें किस विभाग के ज़्यादातर अधिकारी इन्वॉल्व हो सकते हैं? कैसी संभावना मतलब लग रही है? संकेत कैसे हैं? अब मैं संकेतों पे तो ये बिल्कुल एक तरह से वो होगी, हाइपोथेटिकल सी बात हो जाएगी, लेकिन मैं मान सकता हूँ जो हरियाणा सरकार का निर्णय है कि कोई भी अधिकारी हो, चाहे बहुत सीनियर हो चाहे जूनियर हो, जिसकी भी इसमें जिम्मेवारी निर्धारित होगी उसके खिलाफ एक्शन होगा, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, चाहे वो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट का डीटीपी हो, उनका जेई हो, चाहे कोई पटवारी हो हमारा, या चाहे कोई कंप्यूटर ऑपरेटर हो, या इसी तरह से रजिस्ट्रेशन क्लर्क वगैरह हों, जो भी आदमी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इसके अलावा आपने हरियाणा का अगर जिक्र किया जाए तो कलेक्टर रेट बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे थे कि होने चाहिए। उसके लिए आपने सुझाव आमंत्रित करने के लिए 15 जनवरी अंतिम तिथि सुनिश्चित की थी, उसमें क्या प्रोग्रेस हुई? 15 जनवरी हमने लिखित एक इश्तिहार भी दिया था, आपको ध्यान होगा, लेकिन कई ज़िलों में बहुत कम सुझाव आए। मैंने नोट किया, जब डिप्टी कमिश्नरों से मेरी बातचीत हुई, वीडियो कॉन्फ्रेंस हमने की थी सोमवार भी,
ये पता लगा कि कई ज़िलों में बहुत कम सुझाव आए हैं। फरीदाबाद में उदाहरण था, केवल 6 आए हैं हमारे पास सुझाव, क्योंकि हमारी सोच थी कि ज़्यादा लोगों के सुझाव आने चाहिए। पलवल में अच्छे आए हैं, 26 सुझाव आए हैं, इत्यादि इत्यादि, अलग अलग ज़िलों में अलग अलग आए हैं। तो हमने ये सोचा कि शायद पब्लिसिटी बहुत अच्छी ना हुई हो और लोग भी शायद जागरूक नहीं हैं इस बारे में। तो हमने ये समय अवधि जो है 15 दिन और बढ़ाई है। 31 जनवरी तक लोग इस तरह के सुझाव दे सकते हैं। सर, कलेक्टर रेट और डीसी रेट, ये दो चीज़ें हैं जिनको लेकर कई चर्चाएं और भ्रांतियां रहती हैं। इसको थोड़ा स्पष्ट आपसे बढ़िया कोई नहीं कर सकता कि इनमें फ़र्क क्या है। कलेक्टर रेट ही डीसी रेट है जी। डीसी रेट और कलेक्टर रेट अलग अलग नहीं है। कलेक्टर रेट का मकसद ये है कि इस इलाके में कोई भी रजिस्ट्रेशन डीड की होगी, ख़रीदो फरोख्त होगी, तो उसमें कलेक्टर रेट से कम रेट पे वो नहीं मानी जाएगी। माना ये है कि स्टैंप ड्यूटी जो चार्ज होगी उसी रेट पे होगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि लोग बहुत सारे रजिस्ट्री करवाने की कोशिश करते हैं, वो अंडर प्ले करते हैं, इसको कोशिश करते हैं कि वो ड्यूटी ना देनी पड़े, स्टैंप ड्यूटी, और रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह में कमी हो जाए। तो इसलिए वो कम रेट पे दिखा देते हैं सेल को और उसकी इवेजन करने की कोशिश करते हैं। उसको रोकना हमारा काम है। इसके अलावा हमें ये भी है कि एक पारदर्शिता होनी चाहिए। सभी लोगों के सुझाव लेकर, उनके ऑब्जेक्शन सुनकर हम ये निर्धारित करें, क्योंकि आमतौर पर ये सुनने में आता है कई जगह पर कलेक्टर रेट ज़्यादा निर्धारित किया हुआ है, मार्केट रेट कम है। कई जगह पर उल्टा होता है, कई जगह पर ये है कि मार्केट रेट ही ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन कलेक्टर रेट कम है। तो वो एक पारदर्शिता से सही तरह से लोगों को भी हमने जोड़ा है अपनी समिति में, और बाद में ऑब्जेक्शंस भी लेने का फैसला किया है। सर, हरियाणा में कलेक्टर रेट की ज़रूरत क्यों पड़ी आज की परिस्थितियों में? देख, मैंने जैसे बताया आदरणीय साहब, कलेक्टर रेट बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आप आज कहीं भी कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए जाएं या आपने बेचनी हो, तो उसमें एक बेंचमार्क है कि रेट वहाँ पर ज़मीन का ये है, और इससे नीचे में अगर आप सेल दिखाना चाहो, आप स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए या इसी तरह से किसी और कारण से, तो आप नहीं कर पाएँ, तो इसलिए एक बेंचमार्क रखा जाता है। आप समझ सकते हैं दूसरी तरह से कि ब्लैक मनी जनरेशन को भी रोकने का एक तरीका है ये। सर, इसके अलावा आपदा प्रबंधन का भी जिम्मा आपको है हरियाणा में, क्योंकि हरियाणा जिस दौर से निकला है, वैक्सीन तो आ गई लेकिन कोरोना का काल अभी भी चल रहा है। तो इन परिस्थितियों में, क्योंकि अब लगभग स्कूल जो बंद हैं, लॉकडाउन तो खुल चुका है, अनलॉक पीरियड चल रहा है, वैक्सीन भी आ गई और अब स्कूल को भी अनलॉक करने की तैयारी की जा रही है स्कूलों को, तो इसके बारे में कोई आपकी अभी तक चर्चा हुई किसी स्तर पर? ये हम हर चीज़ में सजग रहते हैं। सरकार इकट्ठे बैठ के सब लोग आपस में बातचीत करके ही फैसले होते हैं। अलग अलग विभाग जो भी करते हैं वो हमारे साथ भी डिस्कशंस होती हैं और हम भी उसको करते हैं। उसको जो एक्ट्स का, जो बाकी चीज़ों का है, डिप्टी कमिश्नरों का जो सपोर्ट है, जो बाकी सब पुलिस तंत्र का सपोर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हमारा विभाग और चीफ सेक्रेटरी साहब की लीडरशिप में ये चीज़ें की जाती हैं। तो सर, सारा आपदा प्रबंधन की अगर बात करें तो कोरोना काल में निसंदेह आपके डिपार्टमेंट ने काफ़ी चुनौतीपूर्ण दायित्व को निभाया है, तो उसके बारे में अपना अनुभव साझा कीजिए। ये तो बड़ा चैलेंजिंग टाइम है साहब, और आप जानते हैं कि आज के दिन हमारा प्लेटो कर गया है। काफ़ी कम संख्या में हमारे सामने लोग संक्रमित आ रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो ऑफिसर्स हैं इसी तरह से सजगता से काम करेंगे और इस चीज़ को बहुत ध्यान से, लोगों को सबसे ज़्यादा जागरूक रहने की आवश्यकता है, अलर्ट रहने की आवश्यकता है। अब वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप जानते हैं, अलग अलग कैटेगरीज़ में शुरुआत हो गई है। आज के दिन जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी वैक्सीनेशन हो रही है। ये कैटेगरी 1 है। ये कैटेगरी 1 पूरी होते ही हम कैटेगरी 2 की तरफ चले जाएंगे, जो आप जानते हैं, चाहे वो 50 साल से ऊपर के हों या कोई ज़्यादा कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हों, उनकी की जाएगी। इसी में कैटेगरी 3 में हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी आएंगे, जिन्होंने ये कंटेनमेंट जोन्स बनवाए, उसका रख रखाव किया, बाकी चीज़ों की एनफोर्समेंट की।
पहली कैटेगरी में तो हमारे हेल्थ वर्कर भी हो गए, पुलिस वर्कर्स भी हो गए, बाकी जगह भी हो गए। अब ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के भी उसके बाद आएंगे, तो सभी को हैं। इसी तरह से जो जो लोगों को आवश्यकता होगी वैक्सीनेशन की, वो भी की जाएगी। और ये सारी प्रक्रिया में हमारा डिपार्टमेंट, हमारे जो सहयोगी हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट के हों, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, चाहे एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी हो, सब लोग जुड़े हुए हैं। सब हम मिलकर ही उसका फैसला करते हैं और इसके निर्णय लेते हैं। धन्यवाद सर। तो ये हैं संजीव कौशल, FCR है हरियाणा के, आपदा प्रबंधन का कार्य भी इनके पास है। जो जिला स्तर पर कलेक्टर रेट में सुझाव मांगे गए थे, अब उसमें समय बढ़ा दिया गया, यानी कि 31 जनवरी तक लोग अपने सुझाव दे सकेंगे। और हरियाणा में कलेक्टर रेट लागू करने की ये एक अच्छी पहल काफ़ी अरसे बाद हो रही है, तो लोग इसको सराह भी रहे हैं। और इसके अलावा अन्य कई मुद्दों पर कौशल साहब ने हमारे से चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।